एक युद्ध। मायरा और वो भयानक काला साया ठीक एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए थे और मायरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। मायरा ने जैसे उस काले साए के भयानक रूप को बहुत ध्यान से देखा तो वो अंदर तक सिहर गई। उस काले साए का ढेरों कीड़ों से बिलबिलाता हुआ चेहरा देखकर एक पल के लिए तो मायरा सुन्न सी रह गई और उसके दिल की धड़कनें काफी तेज चलने लगी। तभी मायरा को महसूस हुआ जैसे वो काला साया धीरे धीरे मायरा की तरफ ही बढ़ रहा है। एक पल के लिए तो मायरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उस काले साए का मुकाबला करे, लेकिन फिर उसने खुद की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, नहीं मायरा, आज ऐसे डर कर काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आज तू डर गई तो फिर कभी भी रोहित की आत्मा को आजाद नहीं करवा पाएगी। आज तुझे लड़ना ही होगा और रोहित की जान बचानी ही होगी। ये सोचते हुए वो पूरे आत्मविश्वास के साथ वहीं खड़ी रही और वो काला साया धीरे धीरे चलता हुआ मायरा के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। तभी मायरा ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम और क्यों तुमने रोहित की आत्मा को यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है? क्यों तुम रोहित की जान के पीछे पड़े हुए हो? इस पर वो काला साया मायरा से बोला, पहले तो तू बता कि तू कौन है और यहाँ तक कैसे पहुंची? उस काले साए के सवाल पर मायरा ने थोड़ा रौबीली आवाज में कहा, मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं है। तुम ये बताओ कि क्यों तुम रोहित की जान लेना चाहते हो? रोहित ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने रोहित की आत्मा को यहाँ कैद करके उसका इतना बुरा हाल किया हुआ है? मायरा के सवालों पर वो काला साया मुस्कुराने लगा और फिर बोला, तुम जानना चाहती हो ना कि मैं कौन हूँ? तो ध्यान से सुन, मैं रोहित की मौत हूँ और अब बहुत जल्द ही उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जाऊंगा। और तू जो भी है, चाहे तू कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन तू रोहित को नहीं बचा सकेगी। इसीलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप यहाँ से वापस चली जा, नहीं तो रोहित के साथ तू भी मरेगी, समझी? उस काले साए की बात सुनकर मायरा का दिल बैठने लगा और वो गुस्साते हुए बोली, नहीं, मैं रोहित को कुछ नहीं होने दूंगी, समझे तुम? ये कहकर मायरा ने पूरी हिम्मत दिखाते हुए उस पौधे की शाखा पर लटकी हुई घड़ी को खींचकर उतार लिया और जैसे ही अपने गले में बांधा हुआ धागा खोलने लगी कि तभी उस काले साए की आंखों से एक तेज रोशनी निकली और वो रोशनी सीधे जाकर मायरा के जिस हाथ में रोहित की घड़ी थी उससे जाकर टकरा गई। उस रोशनी के टकराते ही मायरा के हाथ पर करंट का एक तेज झटका लगा और वो घड़ी मायरा के हाथ से गिरकर एक बार फिर से अपने आप ही उस पौधे की शाखा पर जाकर लटक गई जहाँ वो पहले लटकी हुई थी। ये सब इतना जल्दी हुआ कि मायरा चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाई। तभी उस काले साए की आंखें गुस्से से लाल होकर चमकने लगी और वो चिल्लाता हुआ बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे काम में विघ्न डाले? तुझे मैंने पहले ही समझाया था कि चुपचाप वापस चली जा, और अगर तू चली जाती तो मैं तुझे कुछ भी नहीं करता, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए इसका फल तुझे जरूर भोगना पड़ेगा। अब इससे पहले कि मायरा कुछ कर पाती, उस काले साए ने एक ही पल में हवा में अपना हाथ लहराया और उस हाथ के ऊपर उठने से ही मायरा भी ऊपर हवा में उठ गई। उसके तुरंत बाद उस काले साए ने अपना हाथ नीचे को झटक दिया और उसके ऐसा करते ही मायरा भी नीचे पत्थरों पर जा गिरी। वो पत्थरों पर इतनी तेज गिरी कि उसके शरीर की हर एक हड्डी में दर्द होने लगा और दर्द की वजह से उसकी चीख निकलने लगी। मायरा की चीख इतनी तेज थी कि तालाब के हर कोने में उसकी आवाज गूंज रही थी। जहां एक तरफ मायरा पत्थरों पर गिरकर पूरी तरह से चिल्लाई, तो वहीं ठीक उसी समय सोई हुई मायरा की भी चीख निकल गई और वो काफी देर तक नींद में ही कराहती रही। मिताली और काशवी ने जब सोई हुई मायरा को नींद में ही चीखते और चिल्लाते हुए देखा तो वे दोनों बुरी तरह से घबरा गईं। और तभी मिताली ने डॉक्टर प्रिया से पूछा, मायरा को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसे वहाँ काफी तकलीफ हो रही है। आपको क्या लगता है कि वहाँ ऐसा क्या हुआ होगा? मायरा किसी मुसीबत में तो नहीं होगी? मिताली के सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर प्रिया ने कहा, तुम ठीक कह रही हो मिताली, जरूर वहाँ कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन तुम चिंता मत करो और शांति से बैठो। मुझे देखो, मेरे चेहरे पर कोई चिंता दिखाई दे रही है क्या तुम्हें?
मिताली ने ध्यान से उनका चेहरा देखते हुए कहा, नहीं डॉक्टर, बिल्कुल भी नहीं लग रही। लेकिन कैसे डॉक्टर, आप इतनी शांत कैसे हैं? इस पर डॉक्टर प्रिया ने जवाब देते हुए कहा, वो इसलिए क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि मायरा ये काम जरूर करेगी। मैंने उसकी आंखों में रोहित की जान बचाने के लिए एक अलग ही जुनून देखा है और मैं जानती हूँ कि वो रोहित को कभी कुछ नहीं होने देगी। डॉक्टर प्रिया की बात सुनकर मिताली भी अब शांत होकर मायरा की तरफ देखने लगी और काशवी भी सिर्फ मन ही मन में रोहित और मायरा के लिए प्रार्थना करने लगी। तो उधर दूसरी तरफ तालाब के अंदर पूरी हिम्मत जुटाए हुए मायरा एक बार फिर से खड़ी हो गई, लेकिन उसके पूरे शरीर में अभी भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। इससे पहले कि वो कुछ भी बोलती, वो भयानक काला साया फिर से मायरा को धमकाता हुआ बोला, देख लड़की, अभी भी वक्त है तेरे पास। जहां से तू आई है वहां चली जा वापस, नहीं तो तेरा वो हाल करूंगा जो तू सोच भी नहीं सकती। लेकिन इससे पहले कि मायरा कुछ भी कहती, रोहित की आत्मा ने कहा, मायरा प्लीज वापस चली जाओ। ये काला साया बहुत खतरनाक है, जो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो। लेकिन मायरा ने रोहित की बात मानने से इनकार करते हुए कहा, नहीं रोहित, मैं इस काले साए से हरगिज नहीं डरूंगी। उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। मायरा की बात सुनकर वो काला साया बोला, तो ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार हो जा। उस काले साए की धमकी भरी बातें सुनकर मायरा ने उसे कहा, सिवाय निर्दोष इंसानों की जान लेने के तुझसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। लेकिन आज चाहे तू कितना भी डरा ले मुझे, लेकिन मैं यहां से नहीं जाऊंगी, समझा तू? इतना कहने के बाद मायरा एक बार फिर से उस घड़ी की तरफ तेजी से दौड़ी, लेकिन जैसे ही वो उस घड़ी को शाखा से उतारने लगी, तभी वो काला साया हवा से तेज गति से उड़ता हुआ आया और मायरा को कसकर बालों से पकड़ता हुआ बोला, प्यार से समझाया था तुझे, लेकिन तू नहीं मानी। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। मायरा के बाल अभी भी उस काले साए के हाथ में थे और वो उन्हें पूरी तरह से खींच रहा था, जिसकी वजह से मायरा दर्द में कराह रही थी। इससे पहले कि मायरा उस काले साए से खुद को छुड़वाने की कोशिश भी करती, उससे पहले ही उस काले साए ने मायरा का सिर एक बड़े और विशाल पत्थर पर दे मारा, जिससे मायरा बहुत बुरी तरह से दर्द में तड़पने लगी और उसके माथे से खून बहने लगा। जहां एक तरफ मायरा वहां तालाब के अंदर दर्द में तड़प रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सोई हुई मायरा के सिर से भी खून बहने लगा था और उसका शरीर भी बुरी तरह से दर्द में छटपटा रहा था। मिताली और काशवी ने जैसे ही मायरा के सिर से खून बहता हुआ देखा, तो वो दोनों भी पूरी तरह से तड़प गईं और मायरा को जोर से हिलाते हुए उठाने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी डॉक्टर प्रिया ने उन दोनों को रोकते हुए कहा, ठहरो तुम दोनों, उसे मत उठाओ प्लीज, नहीं तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। डॉक्टर प्रिया के टोकने पर वो दोनों वहीं रुक गईं, लेकिन तभी काशवी ने घबराते हुए पूछा, लेकिन डॉक्टर, इसके सिर पर चोट आई हुई है, तो हो सकता है ना कि इसे कोई खतरा हो वहां पर, या कोई इसे मार रहा हो। इस पर डॉक्टर प्रिया ने काशवी को समझाते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो काशवी, लेकिन तुम ये मत भूलो कि इस समय मायरा एक युद्ध लड़ रही है और ये युद्ध किसी मामूली इंसान से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े शैतान से है। तो ऐसे में इस तरह की चोटें तो लगेगी ही ना। तुम दोनों फिक्र मत करो और उन दोनों के लिए बस प्रार्थना करो। डॉक्टर प्रिया के समझाने से काशवी और मिताली शांत हो गईं और फिर मन ही मन में प्रार्थना करने लगी। तो वहीं काशवी के घर में उमा देवी, जो अपने कमरे में जया की यादों को लेकर बैठी हुई थी, उनको अचानक ही काफी ज्यादा घबराहट और बेचैनी होने लगी और वो इधर से उधर कमरे में ही बेचैनी से घूमने लगी। तभी उन्होंने खुद से ही सवाल करते हुए कहा, ये अचानक ही मुझे इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों होने लगी है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जया काफी ज्यादा दर्द में है। वो तो रोहित को बचाने के लिए गई है, पता नहीं इस समय क्या कर रही होगी वो। और उसने ये भी नहीं बताया कि रोहित को बचाने के लिए आखिरकार वो जा कहाँ रही है। ये सोचते हुए वो कमरे से निकलकर तेजी से घर में ही बने हुए मंदिर में चली गई और हाथ जोड़कर ईश्वर की मूर्ति के सामने आंखें बंद करके बैठ गई। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और तभी उन्होंने मन ही मन में प्रार्थना करते हुए कहा, हे ईश्वर,
बहुत मुश्किल से मुझे मेरी बेटी वापस मिली है। अब उसे बस मुझसे दूर मत करना। मेरी बच्ची और रोहित दोनों ही सही सलामत वापस आ जाएं, बस। ईश्वर से प्रार्थना करते करते उमा देवी की आंखों से और भी ज्यादा आंसू बहने लगे और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गईं। जहां एक तरफ काशवी, मिताली और उमा देवी मायरा और रोहित की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ तालाब में मायरा बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी, लेकिन उसने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। वो काला साया जितनी बार मायरा को चोट देता और उसे तड़पाता, उतनी ही बार मायरा और भी ज्यादा हिम्मत के साथ उसका सामना करती और उस घड़ी तक पहुंचने की कोशिश करती जो अभी भी उस पौधे की शाखा पर लटकी हुई थी। लेकिन वो काला साया लगातार मायरा पर वार किए जा रहा था और उसे घड़ी तक पहुंचने ही नहीं दे रहा था। लगातार उस काले साये के वारों से मायरा काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। तभी मायरा ने मन ही मन में खुद से ही कहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस काले साये को कैसे मात दूं। कुछ पल सोचने के बाद मायरा ने नीचे गिरे हुए पत्थर उठाए और उस काले साये को मारना शुरू कर दिया, जिससे एक पल के लिए तो उस काले साये से संभलना मुश्किल हो गया। मायरा बिना रुके लगातार नीचे पड़े हुए पत्थर उठा उठा कर मारती रही। काफी देर तक जब पत्थरों का वार उस काले साये पर होता रहा, तो उस काले साये ने खुद को बचाने के लिए एक और चाल चली और काला धुआं बनकर गायब हो गया। मायरा ने देखा कि उसके चारों तरफ कोई नहीं है, तो उसने खुद से ही सवाल करते हुए कहा, अभी काला साया कहाँ गायब हो गया? जरूर कोई नई योजना बना रहा होगा, मगर जब तक वो यहाँ वापस आता है, मुझे जल्दी से उस घड़ी को उतार लेना चाहिए। ये सोचते हुए वो तेजी से उस पौधे की तरफ दौड़ी, लेकिन तभी वो काला साया एक बार फिर से प्रकट हो गया और उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर वार करे? बहुत हो गया बस। अब मैं उस लड़के से पहले तेरा ही काम तमाम करूंगा। ये कहते ही उस काले साये ने मायरा को गर्दन से पकड़ लिया और लगातार दबाना शुरू कर दिया। तो वहीं शमशान घाट में दुशाना अग्निकुंड के सामने बैठकर एक विधि करने में व्यस्त था कि तभी अचानक उसने मंत्र पढ़ना बंद कर दिए और सुन्न सा होकर बैठ गया। पहली बार ऐसा हुआ जब दुशाना के चेहरे का रंग ही उड़ गया था और तभी वो घबराया हुआ सा खुद से ही सवाल करते हुए बोला, ये आज अचानक मुझे इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों हो रही है? और इसी बेचैनी की वजह से आज मैं पहली बार विधि तक नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं क्या हुआ है, पता लगाना होगा। ये सोचते हुए दुशाना ने पास ही रखी हुई सामग्री अग्निकुंड में डाली और फिर मन ही मन में मंत्र पढ़ने लगा। काफी देर तक लगातार मंत्र पढ़ने के बाद दुशाना ने अपनी आंखें खोली और चिंतित होते हुए खुद से ही कहा, ये क्या देख रहा हूं मैं? मेरी जया किसी खतरे में है। शायद यही वजह थी जो मुझे इतनी ज्यादा बेचैनी हो रही थी। ये सोचते हुए दुशाना ने वहीं से चिल्लाते हुए कहा, मूर्ख, छोड़ दे उस लड़की को और जाने दे उसे, और तू जितना जल्दी हो सके मेरे सामने आ, यही मेरी इच्छा है। तो वहीं दूसरी तरफ तालाब में उस काले साये ने जैसे ही दुशाना की आवाज सुनी तो वहीं रुक गया और अपनी पकड़ मायरा के गले से ढीली करते हुए बोला, आज मेरे मालिक की वजह से तू बच गई, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कभी भी तेरा अंत हो। जा अपनी दुनिया में वापस चली जा, और अगर इस बार दोबारा यहाँ आई तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही मायरा ने उस काले साये के मुंह से उसके मालिक के बारे में सुना तो वो बुरी तरह से चौंक गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी उसने हैरान होते हुए खुद से ही पूछा, इस काले साये का मालिक कौन है? उस काले साये के मालिक के बारे में क्या जान पाएगी मायरा? क्या दुशाना खुद आएगा मायरा के सामने? अब कैसे बचाएगी मायरा रोहित की जान? जानने के लिए जुड़े रहिए मंडोलिका से, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।